नमस्कार। मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका तहे दिल स्वागत है। मित्रों, इतिहास की किताबें हम सबने पढ़ी होगी, जिसमें सबसे ज्यादा तकलीफ तारीखें रटने में होती थी। बार बार इसका ये जन्म तिथि है, इसका ये है, इसका वो है, कौन सा राजा कब पैदा हुआ, कब गद्दी संभाली, कब उसकी मृत्यु हुई। जैसे अंकड़े रटना सबको बुरा लगता था, लेकिन इसे रटना इसलिए जरूरी होता था क्योंकि कोर्स की किताबों में यह सब था और यह मजबूरी था। और उत्तर पुस्तिका में इसे लिखने पर ही नंबर मिला करते थे। इतना मार्क्स मिलेगा नंबर पे, तिथि पे। इसीलिए अब जो नया शिक्षा नीति आया, उसके तहत बच्चों पर से अनावश्यक जो बोझा था उसको हटाया जा रहा है और नए पाठ्यक्रम के तहत थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 से द मुगल कोर्स समेत कई अध्यायों को हटा दिया गया है, जिसके बाद 23 राज्यों के स्कूल शिक्षा बोर्ड के 10वीं, 11वीं और 12वीं की छात्र इतिहास की नए किताब पढ़ेंगे, जिसमें राजाओं की शासन नीति तो होगी, लेकिन उनसे जुड़े अनावश्यक जो आंकड़े थे वो हटा दिए गए हैं, जो कि बच्चों को हर कक्षा में बार बार रटाए जाते थे। और ये जो बदलाव है ये कई स्तर पर किए गए हैं, जैसे कि विश्व राजनीतिक अध्याय से अमेरिकीय आधिपत्य और द कोल्ड वॉर एरा 12वीं से हटा दिए गए हैं। नागरिक शास्त्र की किताब से भारतीय जनसंघ, कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, भाजपा, स्वतंत्र पार्टी के संबंध में जो अध्याय थे वो भी हटाए गए हैं, लेकिन मुगलों से संबंधित जो अध्याय हटाने पर सबसे ज्यादा बवाल हो रहा है। आपने देखा होगा, मुस्लिम क्लरिक्स या कई जो अपने आप को विद्वान मानते हैं वो कहते हैं ये बहुत बड़ा गलती हो गई है, और हर मीडिया में, हर चैनल में आके लोगों ने अनाप शनाप सरकार के बारे में, इंस्टीट्यूशंस के बारे में, एनसीईआरटी के बारे में कह रहे हैं। अब इसके पीछे क्या सोच है, क्या राजनीति है, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बेहद एक विद्वान पैनल मौजूद है। मैं परिचय दूं, आज हमारे साथ प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा जी है। चंद्रभूषण शर्मा जी प्रोफेसर एजुकेशन है इग्नू के। चंद्रभूषण जी, आप तो उदय इंडिया में कई आर्टिकल्स लिख चुके हैं, आप हमारा बड़ा ऑनरेबल कलमिस्ट है। मैं आपको उदय इंडिया की तरफ से तहे दिल स्वागत कर रहा हूं। मेरा सौभाग्य। और हमारे साथ डॉक्टर सरोज शर्मा जी है। नमस्कार। इको हो रहा है। सरोज, मैं दर्शकों को बता दूं, सरोज शर्मा जी चेयरपर्सन है NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल्स के चेयरपर्सन है। और सरोज जी, आपको उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है। आप पहली बार आए हैं, लेकिन हमको बड़ा अच्छा लगा कि आज इस तरह से डिस्कशन में आज हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं और दर्शक आपकी जो ज्ञान का भंडार है आप उसका साझा करेंगे और हमारा दर्शक उसको सुनेंगे। और हमारा साथ डॉक्टर ओम उपाध्याय जी है। ओम उपाध्याय जी डायरेक्टर है और एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च। ओम जी, ओम जी जोड़ेंगे और हम चर्चा शुरू करते हैं। चंद्रभूषण जी, आपसे मैं शुरू करता हूं कि इतिहास और नागरिक शास्त्र की किताबों में बहुत से बदलाव किए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बवाल मुगलों से संबंधित अध्याय को हटाने पर हो रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ऐसे बवाल ये लोग क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है, राजनीति क्या है, क्या? अब मैं थोड़ा सा बता दूं, ओम जी आप थे नहीं, मैं चंद्रभूषण जी को सवाल पूछ लिया था। जोड़ चुके हैं डॉक्टर ओम जी उपाध्याय, डायरेक्टर ICHR है।
आप रिसर्च और एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं और इस विषय पे खास रुचि रहता है। आपने देखा होगा आजकल जो पिछले 3-4 दिनों में हर चैनल में आपने बहुत अपना अच्छा बात रखा है, तो आज हमारा दर्शक भी इसका फ़ायदा उठाएँगे। तो चंद्रभूषण जी, आप थोड़ा-सा हमारा दर्शकों को बताइए, ये मुग़ल क्यों कर रहे हैं? मुग़ल के इतिहास के ऊपर जो कुछ पर्टिकुलर पोर्शन्स हटाया गया, जो कि अनावश्यक था, ऐसे एक्सपर्ट्स लोग मानते हैं। आपका राय क्या है? दीपक जी, सबसे पहले तो आपको मैं बधाई दूं कि आपने एक ऐसा पैनल बुलाया है जिसमें राजनीतिज्ञ कोई नहीं है, और हम सब जी, जी। निश्चित तौर पर बिल्कुल एकेडमिक पर्सपेक्टिव लेंगे। और ये बहुत जरूरी है कि हम इसका विश्लेषण करें कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या क्या है और इस देश में पाठ्यक्रम को कितने सीरियसली लिया गया है। जी। सबसे पहले बात तो मैं ये कहूंगा कि एनसीईआरटी जो एपेक्स बॉडी है राष्ट्र के लिए करिकुलम और किताबें तैयार करने की संस्था, इसको भारत की सरकार ने लगातार राजनीति से प्रेरित करके सारा काम किया है। आपको मैं पहला उदाहरण दूंगा, साल 2000 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था। निश्चित तौर पर आपको याद होगा कि मुरली मनोहर जोशी जी उस वक्त मंत्री थे और सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, मिलीजुली सरकार थी, लेकिन एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 में आया था। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का लाइफ 10 साल होता है और हर 10 साल पर हम एमसीएफ बदलते हैं। 2004 में चुनाव हुए, सरकार बदली और 2005 में ही भारत की सरकार ने करिकुलम फ्रेमवर्क बदल दिया। क्यों? ये प्रश्न निश्चित तौर पर उठाना पड़ेगा जब आप करिकुलम की बात करेंगे। अब देखिए, इस सरकार ने जो अभी किया है कि चूंकि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का लाइफ 10 इयर्स होता है, तो इसको रिवाइज 2010 में होना था, उसके बाद दोबारा 2020 में होना था। इसीलिए यह सरकार 2020 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई, उसके बाद करिकुलम फ्रेमवर्क बनाने की बात करती है। कहीं भी राजनीति आपको नहीं दिखेगा। अब जो प्रश्न आपका है कि क्यों बदलने की आवश्यकता है और क्या शिक्षाविद होने के नाते मेरी क्या चिंता है, देखिए मैं एक और आपको घटना बताऊं। जेएनयू के 4 प्रोफेसर एक चिट्ठी लिखे थे मंत्री जी को, तब के मंत्री को, कि बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, इस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए और हमको उनके लिए उपयुक्त किताबें लिखवानी चाहिए। वो कौन से 4 शिक्षाविद थे? रोमिला थापार, विपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा और इरफान हबीब। देश के किसी भी शिक्षाविद से पूछिए ये 4 शिक्षाविद कौन हैं। ये पहले लेफ्टिस्ट हैं, फिर एकेडमिक हैं। बिल्कुल, मैं आपके चैनल पर आज बिल्कुल दिल से बोलना चाहता हूं, क्योंकि आमतौर पर हम भी पॉलिटिकली करेक्ट हो जाते हैं दीपक जी, कि हम ऐसी बातें क्यों बोलें, लेकिन देश की जनता को यह जानना चाहिए कि आपके बच्चों को क्या परोसा गया है। ये 4 जब प्रोफेसर लिखे चिट्ठी, तो भारत सरकार ने इन्हीं को काम दे दिया कि आप ही किताब लिख दीजिए। और फिर इन लोगों ने जो इतिहास लिखा, वो क्या लिखा वो आपके सामने है। आपको मैं बताऊं, मैं अच्छे विद्यार्थियों से मिलता हूं, जानता हूं, देश विदेश में भ्रमण करता हूं और मेरी इच्छा रहती है कि मैं भारतीय विद्यार्थियों से मिलूं। जो आपके देश के सबसे विलक्षण विद्यार्थी हैं, आईआईटी और बढ़िया संस्थानों से पढ़ के निकले हैं, उनसे जाके पूछिए तो वो ये कहेंगे, अंग्रेज ना आए होते तो हम तो एक देश ही नहीं थे, अंग्रेजों ने हमको जोड़ जाड़ के एक देश बनाया। इनको कभी अशोक बताया ही नहीं गया कि अशोक कौन था। अशोक ने कंदहार से लेके बर्मा तक राज किया था और भारत की सबसे विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी थी। ये बच्चों को नहीं बताया जाता है। ये बताया जाता है कि अंग्रेजों ने हमको एक देश बना दिया, उसके पहले हम थे ही नहीं एक देश। हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी हैं, नहीं हम डाइवर्स हैं यूनिटी में। अब माननीय कृष्ण गोपाल जी के उद्बोधन सुनिए, क्या बोलते हैं। अरुणाचल के पहाड़ों में जाइए और केरल के में जाकर देखिए, हमारी सारी परंपराएं एक जैसी हैं। किताबों में है क्या ये? हम कहते हैं कि नहीं, हम अलग अलग हैं लेकिन एक साथ मिलकर रहते हैं। नहीं, हम एक हैं, हमारी परंपराएं, हमारे जो पहनावा है, खाना पीना है, ये अलग है। तो दीपक जी, मैं आपसे ये कहूंगा कि भारत में करिकुलम डिजाइन डेवलपमेंट का ही प्रोसेस बिल्कुल गलत रहा और एक विचारधारा के हाथ में यह सौंप दिया गया था। आपको निश्चित तौर पर जब आप बात करेंगे भारत में करिकुलम की, तो आपको राजनीति की का भी विश्लेषण करना पड़ेगा कि क्या राजनीति और कैसा पाठ्यक्रम।
तो मुझे लगता है दीपक जी, आपने आज बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया है। एनसीईआरटी को राजनीति का अड्डा सरकार बनाए रखी थी। मैं बधाई देना चाहूंगा आज के मंत्री जी को कि वो कम से कम एनसीईआरटी को ऑटोनोमस तरीके से काम तो करने दे रहे हैं कि आपको जो सही लगे वही पढ़ाइए, जो सही नहीं है उसको निकालिए, आपको कोई रोक टोक नहीं किया जाएगा। जी शरद जी, ये जो नया शिक्षा नीति के तहत बच्चों से अनावश्यक बोझ जो था वो हटाया जा रहा है, कुछ नई बातें भी जोड़ी गई है, लेकिन इन सभी को विवाद का मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? आपका क्या राय है शरद जी? देखिए, एक बड़ा ही प्रचलित शब्द है अर्धसत्य, और दूसरा एक कहा जाता है नरेटिव गढ़ना। तो पिछले जो 75-76 वर्षों से जो इतिहास पढ़ाया गया हमें, उसमें बड़े आसानी से नरेटिव गढ़े गए और काफी हद तक अर्ध सत्य भी उसमें था। 3 दिन पहले राखी गढ़ी गई थी। मेरी बेटी आर्कियोलॉजी में जाना चाहती है, तो हम उस स्थान पे गए उसकी इच्छा अनुसार, और वहां पर हमारी आंखें खुली रह गई। जो हमें ये आर्यन इन्वेजन थियरी पढ़ाई गई है, और उसमें जो राखी गढ़ी में जो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो सबसे बड़ा प्रमाण वो अभी है, सबसे बड़ा हड़प्पा मोहनजोदड़ो से भी बड़ा वहां पे ज्ञात हुआ है। वहां के जो तथ्य हैं और अब के जो तथ्य हैं, सोचने की बात है कि हमें किस तरीके से हमें दिग्भ्रमित किया गया। और एक एपेक्स बॉडी की अध्यक्षता करते हुए मैं कह सकती हूँ कि ये जो अर्धसत्य 3 दिनों से मीडिया में चल रहा है, उसको बहुत उसके तह में जाने की आवश्यकता है। बिल्कुल। हमें पिछले 2-3 वर्षों से ये हो रहा था कि हम बोझ कम करें, पेरेंट्स का भी हमारे पास बहुत हमारे पास ये आग्रह आ रहा था, मंत्रालय से भी हमें कहा जा रहा था, और हमने ग्रेडेड सिलेबस किया, क्योंकि हमारा जो सिलेबस था उसमें से काफी चीजें विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा थी। तो हमने कमेटी बनाई और उसको रिवाइज करके काफी हद तक हमने उसका करीब आप विश्वास करिए 50% हमने सिलेबस को कम किया, जो बहुत ज्यादा रिपीटेड थे या ज्यादा थे, क्योंकि हमारा रीचिंग टू अनरीच्ड, हम एक ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम में भी है, एडल्ट एजुकेशन, अल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम, वो ज्यादा शोर नहीं हुआ। जैसे मुझसे पहले अभी प्रोफेसर शर्मा कह रहे थे कि एनसीईआरटी को जिस तरीके से स्वायत्तता की बात हुई है, और जो आलोक है, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का आलोक है, उस पे तो वो बन ही रहा है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अभी तो उसमें पूरा सिलेबस बनना है, राष्ट्र को समर्पित होगा। एलिमेंट्री लेवल का तो मंत्री जी ने दे दिया है राष्ट्र को, लेकिन करिकुलम फ्रेमवर्क, मगर 10वीं और 12वीं का और जो इतर है इससे, उस पे भी काम चल रहा है। अभी वो बना भी नहीं है, राष्ट्र को समर्पित भी नहीं हुआ है, पुस्तकें भी नहीं छपी है, और हमने बीटिंग द बुशेस जिसको कहते हैं वो शुरू कर दिया है। ये जो चीज है, सीबीएसई ने भी पिछले अप्रैल में काफी कुछ कम किया है सिलेबस को, वोकेशनल कोर्सेज लाए हम, वोकेशनल को हमने इंटीग्रेटेड किया, तो वो शोर नहीं हुआ, क्योंकि एक नैरेटिव गढ़ना है, अपनी विचारधारा को श्रेष्ठ साबित करना है। जैसे लोकतंत्र खतरे में कभी हो जाता है, कभी कुछ चीजें हो जाती हैं, तो ये उसी नैरेटिव और टूल बॉक्स आप कह सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है टूल किट का एक हिस्सा हो सकता है। अभी बहुत अच्छा प्रोफेसर शर्मा को मैं फिर कोट करूंगी कि उन्होंने कहा कि हम सब शिक्षाविद यहाँ पर हैं, कोई भी राजनीतिक है, तो कोई राजनीतिक लोग हम जान के भी नहीं लिया इसलिए। जी, तो बिल्कुल एक शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए होने के कारण मैं आपको बिल्कुल कह सकती हूँ कि इसमें जो पूरा छात्रों के हित में ध्यान रख के, मैं देख भी रही थी कि इनमें कौन कौन से विषय हटाए गए, तो काफी कुछ आप जो मुगल चैप्टर की बात कर रहे हैं वो इतना ओवरलैपिंग है। एक चीज मैं फिर कहना चाहूंगी, जो राजाओं के बारे में, उस समय की स्थिति के बारे में तो वो है ही, लेकिन इस्लामिक ट्रेडिशन, इस पे भी मैं अपने ही कुछ विद्यार्थियों के बारे में जिनसे मेरी चर्चा हुई है, सीबीएसई के बच्चों से, उस चीज को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है कि स्पिरिचुअलिटी एक खत्म हो जाती है। आप उस चीज को, जो उस समय का इतिहास के बजाय अगर आप उसमें इस्लामिक चीजें पढ़ाएंगे, वो चीज बहुत कुछ ओवरलैपिंग हो रहा था। और निराला जी को भी हटा दिया गया, फिराक गोरखपुरी जो उनको भी हटा दिया गया, वो तो मुसलमान नहीं थे। तो ये जो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं
है जिसको एक धार्मिक विद्वेष पैदा करने के लिए या फिर एक आइडियोलॉजी को पॉलिटिकल क्लियर, हाँ, जी हाँ, ये पूरा का पूरा राजनीतिक एजेंडा है। एक शिक्षाविद होने के नाते और एक एपेक्स बॉडी का प्रतिनिधित्व करने के नाते मैं कहना चाहती हूँ ये उसी क्रम में है कि विद्यार्थियों का बोझ कम किया जाए। हमें मंत्रालय से भी मैंडेट मिला था, एनआईओएस ने, सीबीएसई ने जो किया, एनसीईआरटी जो कर रहा है उसी क्रम में कर रहा है। करिकुलम फ्रेमवर्क तो अभी आने वाला है, थोड़ी देर हम नैरेटिव गढ़ने के बजाय इंतजार कर लें। तो मुझे लगता है ये विवाद को विराम मिलना चाहिए और तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए कि हमने किस लिए ये किया। जी जी, बहुत बढ़िया बात आपने रखा। मैं अब डॉक्टर ओम उपाध्याय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एनसीईआरटी के जो डायरेक्टर है दिनेश सकलानी जी, उन्होंने इस मुद्दे पर पूरा क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं। उनका कहना है कि गैर जरूरी अध्याय हटाने का फैसला विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर लिया गया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि इन अध्यायों को हटाने से भी बच्चों की नॉलेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उससे राजनीति का मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? आपको क्या लग रहा है, इनके पीछे इनका क्या मंशा है? दीपक जी देखिए, बहुत स्पष्ट बात है ये। दीपक जी, बहुत स्पष्ट बात है कि 2-3 बड़े कारण होते हैं कि क्यूरिकुलम में बदलाव की जरूरत होती है। एक तो कारण जिसको बार बार कह रहे हैं कि भार कम करने की बात कोविड पीरियड से ही, कोविड पीरियड में आपको सबको संज्ञान में होगा कि 30% सिलेबस कम कर दिया गया था। तो एक तो बच्चों पे जो बोझ है वो कम करने का उद्देश्य रहता है, पहला। दूसरा उद्देश्य होता है, या दूसरा उसकी जरूरत जो कारण होता है वो ये होता है कि कुछ चीजें इररिलेवेंट हो जाती हैं समय के साथ, इसलिए वो अप्रासंगिक चीजें हटाकर नई चीजें उनकी जगह पे लाई जाएं, प्रासंगिक चीजें, बेहतर चीजें लाई जाएं, बेहतर विषय लाया जाए। तीसरा जो है कि कई बार जो हमारे अभी जिसका जिक्र शर्मा सर कर रहे थे वो बहुत बड़ी सच्चाई है, कम से कम इतिहास की पुस्तकों को लेकर और इतिहास लेखन को लेकर, कि वो एक खास धारा ने अपने स्वार्थ वश या अपने व्यक्तिगत एजेंडे के, जो उनकी व्यक्तिगत वैचारिकी थी, उस एजेंडे के वशीभूत होकर जो सत्यपरक और प्रामाणिक इतिहास था उसको कहीं ना कहीं दरकिनार किया और अपने एजेंडे के तहत इतिहास लिखा और वही पाठ्य पुस्तकों का हिस्सा बना। हमारे बच्चों ने वो सब जाना जो जिसकी उनको जरूरत नहीं थी, और वास्तव में जिसकी जरूरत थी वो उनके संज्ञान से दूर रखा गया। तीसरा एक बड़ा कारण ये है, अभी जो ये पूरा विवाद है एक जगह आके टिक गया है कि साहब, क्योंकि वो मानते हैं कि मुगल उनके आराध्य हो सकते हैं, इसलिए वो मानते हैं कि मुगलों का चैप्टर क्यों हटाया गया, इस पर आकर टिक गया है या टिका दिया गया है। मुद्दा उससे बहुत बड़ा है। उसमें इस पे कोई बात नहीं कर रहा कि हिंदी साहित्य से निराला को, मुक्तिबोध को, नरेंद्र शर्मा को कम किया गया है। सिविक्स में अमेरिकी वर्चस्व का चैप्टर हटाया गया है, शीत युद्ध का चैप्टर हटाया गया है, जन आंदोलनों का चैप्टर हटाया गया है, एक खास पार्टी के प्रभुत्व के दौर से जुड़ा हुआ जो चैप्टर था वो हटाया गया है। दूसरा यही तो मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि साहब ये 2 हिस्से क्यों कम कर दिए गए, कम बहुत सारे हिस्से किए गए हैं। अब आइए कि मुगलों को लेके क्यों ये आवश्यक है, या क्यों हम पर्सपेक्टिव में, सही परिप्रेक्ष्य में तथ्यों को बताया जाना जरूरी है और संतुलित तरीके से बताया जाना जरूरी है। मैं थोड़ा समय लूंगा अपने दर्शकों का आपके माध्यम से। जी प्लीज। क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ? जी 2 बातें। एक तो कितना अनर्गल प्रलाप हुआ जिसको आगे बढ़ाया गया, अभी जिसका जिक्र आदरणीय शर्मा सर ने किया, कि ये बताया गया कि साहब अंग्रेज नहीं आए होते तो हम एक राष्ट्र नहीं होते। मैं सिर्फ इस बात पे थोड़ा और डिटेल जाऊं कि ये कितनी अजीब सी बात है। आज भी पूरे दुनिया की एकेडमिया, जो पॉलिटिकल साइंस के लोग हैं, वो ये मानते हैं, जो आज भी नेशन की परिभाषा है वो परिभाषा ये है कि नेशन इज नथिंग बट ए फीलिंग ऑफ वननेस। राष्ट्र एक होने का भाव है, राष्ट्र कुछ और नहीं बल्कि एक होने का भाव है। आप कहते हैं साहब भारत तो कम से कम 16 राष्ट्रीयताओं का समुच्चय था, इसको बस जोड़ दिया गया था, ये कभी एक राष्ट्र रहा ही नहीं, कभी एक देश रहा ही नहीं। इससे ज्यादा अनर्गल प्रलाप जो ब्रिटिश थिंक टैंक्स ने, ब्रिटिश इंटेलेक्ट ने अपने एजेंडे के तहत किया, वही आगे बढ़ाया गया। इससे ज्यादा अनर्गल बात नहीं हो सकती, क्योंकि 1600 साल पहले जब विष्णु पुराण संकलित हुआ, वहां यह कहा गया, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति।
यानी हिमालय के दक्षिण यानी नीचे और समुद्र के उत्तर ऊपर जो पूरा भूभाग है वो भारत है और इसकी संततियां भारतीय हैं। अब बताइए इससे ज्यादा वननेस का प्रमाण क्या हो सकता है? और ये आज का प्रमाण नहीं है साहब, ये आज से 1600 साल पहले का प्रमाण है। फिर भी हमारी पीढ़ियों को ये घुट्टी पिलाया गया कि अंग्रेज नहीं आए होते तो हम एक ही नहीं हो पाते। कितनी अनर्गल बातें हैं, और इसलिए क्योंकि उस पूरी परंपरा को निगेट करने का भाव था। वो जो हमारी बहुत समृद्ध परंपरा थी जिसके बल पर हम कभी विश्वगुरु के रूप में जाने गए, पूजित हुए, उसको निगेट करने की का प्रयास था। अब आइए जो बैंड ऑफ हिस्टोरियंस है जिसका नाम एक बार आदरणीय शर्मा सर ने ले लिया है, बार बार लेने की जरूरत नहीं है, उसे देश जान चुका है। अब देश का बहुत बट आप लोग एजुकेशनिस्ट के नाते कम से कम उनको उनका असली फेस को एक्सपोज करिए ना डॉक्टर साहब। ये जो लोग है, ग्रुप है जो नैरेटिव, नेगेटिव नैरेटिव बना रहे हैं एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ, आप उनको एक्सपोज क्यों नहीं करते हैं? आपके चैनल के माध्यम से कर तो रहे हैं, नाम हम जी 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 नहीं, हम तो कहीं भी इसी तरीके से बोलते हैं। देखिए बहुत स्पष्ट और सीधी सी बात है कि बहुत विकृत, असंतुलित, असंगत इतिहास परोसा गया। अब इसमें अगर कोई चैप्टर, और वो भी चैप्टर हटाया जा रहा है, उसके बहुत सारे कारण हैं। ऐसा नहीं है, जैसे डीपी सकलानी साहब से जो बात हो रही थी हमारी भी एनसीईआरटी के डायरेक्टर साहब से, तो ये कह रहे थे कि कोई चीज सपोज क्लास 7th में आ गई है तो क्लास 9th में फिर उसको क्यों पढ़ाया जाए, क्लास 8th में आ गई है क्लास 10th में फिर क्यों रखी जाए। ये भी एक कारण है हटाने का। रिपीटेशन की जरूरत नहीं है, ओवरलैपिंग में आई है तो हटना ही चाहिए। अब जो मुद्दा है कि मुगल या सल्तनत काल का जो 1206 से लेके 1857, या अगर ग्रेट मुगल्स की बात करें तो 1707, ये 500 साल का जो इतिहास है वो हमारे 5000 साल के इतिहास को भारी पड़ जाता है। वो भी केवल दिल्ली केंद्रित इतिहास, उसमें भी पूरे देश का इतिहास नहीं, दिल्ली केंद्रित इतिहास, दिल्ली को ही देश मान लिया जाता है। आप, मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं दीपक जी, कि आप किसी भी विद्यार्थी से पूछिए बाबर के बारे में, वो बाबर से औरंगजेब को बिना रुके बता जाएगा आपको। बिल्कुल ऐसे आक्रांताओं के बारे में घुट्टी की तरह से उसको जो पिलाने वाला पाठ्यक्रम था, गले उतारने वाला, उससे अपने को अपना तादाद में भी कभी स्थापित नहीं कर पाता। आप उससे पूछेंगे, कल मैं एक चैनल में एक स्टूडियो में था जहां पे जनता भी बैठी हुई थी, लोग भी बैठे हुए थे, तो मैंने सीधा प्रश्न किया उनसे। वो कहते हैं नहीं, हम उससे अपने आप को जोड़ नहीं पाते, हम उससे अपने आप को संबद्ध नहीं कर पाते, लेकिन नंबर पाना है इसलिए रटते हैं, पढ़ते हैं। तो ये जो पूरा, और उसी कालखंड में आपके गौरव के बहुत सारे मानबिंदु हैं जो दरकिनार कर दिए जाते हैं। उसी समय गौरवशाली विजयनगर साम्राज्य है, लेकिन कृष्णदेव राय के बारे में रनिंग जो 2-3-4 लाइनों में बात आ जाती है। आक्रांताओं का इतना महिमा मंडन और यशोगान, और अपने जो हीरोज हैं, अपने जो नायक हैं, उनके साथ ऐसा भेदभाव। उसी समय अहोम साम्राज्य है, अहोम के केवल एक लक्षित बड़फुगन को ठीक से पढ़े कोई अपना विद्यार्थी, तो उसकी रगों का में रक्त का प्रवाह तेज हो जाएगा और इस मातृभूमि के प्रति उसका प्रेम बढ़ जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। बिल्कुल। लेकिन लक्षित बड़फुगन को इतिहास की किताबों में स्थान नहीं मिलता। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको और दूं, मोहम्मद बिन कासिम से शुरू कीजिए। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है, किताबें उसका बहुत माइन्यूट विवरण देती हैं, लेकिन दाहिर और उसकी पुत्रियों के शौर्य पे कोई लेखन नहीं पाठ्यक्रमों में होता। महमूद गजनवी के 17 आक्रमण होते हैं, 17 आक्रमणों को खूब डिटेल बताया जाता है, खासकर जहां जहां हम हारे, हम पिटे, उसको बहुत ठीक से बताया जाता है। कैसे उसने केशव राय मंदिर तोड़ा, कैसे उसने सोमनाथ मंदिर, बिल्कुल बिल्कुल बहुत डिटेल बताया जाता है। लेकिन त्रिभुवन पाल, गोगावीर, अनंगपाल, इनका जो और बहुत पराक्रम के साथ बताते हैं। बिल्कुल। देखिए उदय जी, देखिए दीपक जी एक बड़ी मैं बहुत अहम प्रश्न उठा रहा हूं। अगर आपसे कोई पूछे कि ओम जी उपाध्याय कैसे एकेडमिक हैं, तो आप पूछेंगे कि भाई ये पीएचडी कहां से किए, ये एमए कहां किए, इनको विदेश से कितनी बार बुलाया गया। हम अच्छे एकेडमिक का जो पैमाना भारत में बनाए हैं वो यही बनाए हैं, और वही दुकान चलती रही। रोमिला थापार के ही विद्यार्थियों को हमेशा हिस्ट्री के लिए, फॉरेन स्टडीज के लिए स्कॉलरशिप क्यों मिलता रहा। मैं बड़े अहम प्रश्न उठा रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये पूरे एकेडमिक पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और ये कोई नहीं बोलता है, लेकिन मैं हर बार उठाता रहा हूं, इस पर क्यों तहकीकात नहीं हुई है। अब आप देखिए कि क्या है, मेरा विद्यार्थी जाएगा ऑक्सफोर्ड,
वहां पर वो मेरा महिमा मंडन करेगा, कह रहे भारत में तो 2 ही इतिहासकार बड़े एकेडमिक हैं, फिर हमको बुलाया जाएगा, फिर हम अपने विद्यार्थियों को भेजेंगे, और एक तरह का वो कॉकस बना हुआ है। जी। आप जो मैं उठा रहा हूं प्रश्न कि ये स्कॉलरशिप का जो परिभाषा इन लोगों ने बनाया और उस पूरे तंत्र को बिल्कुल जकड़ के पकड़ लिए कि जो उनके अंडर में आएगा, एमफिल करेगा और ये विचार रखेगा, फिर उसको स्कॉलरशिप मिलेगा। अब उसका बायोडेटा स्ट्रांग हो गया, वो आके जेएनयू और डीयू में आप देख लीजिए कि कौन लोग किसके स्टूडेंट थे, उनको कौन कौन से स्कॉलरशिप मिले और कैसे ऊपर गए। आपको बिल्कुल देखना पड़ेगा कि ये बेईमानी 75 सालों तक हमारे एकेडेमिया में चलता रहा। कांग्रेस का तो कोई इन्हीं लोगों ने अवार्ड भी दिलाया, अवार्ड वापस भी करवाया, बिल्कुल ड्रामा इन्हीं लोगों ने कराया। आप अब पद्मश्री देखिए ना, पद्मश्री के जो अवार्डीज होते हैं तो आपको देख के ऐसा लगेगा कि 20 साल पहले तो ऐसा कोई नहीं आता था। अब एक भी टाई लगाते व्यक्ति वहां दिखता नहीं है, पहले बिना सूट पैंट से कोई दिखता नहीं था। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो पूरी प्रक्रिया इन लोगों ने बनाई थी, अगर आप इनके एमए स्टूडेंट हैं और भारतीयता के बारे में बात करते हैं, भारतीय पक्ष उठाते हैं, तो आप धीरे धीरे वीड आउट कर दिए जाएंगे, आपके पास एकेडेमिया में कोई जगह नहीं होगा। तो आप जो बारी बारी से प्रश्न उठा रहे थे ना, ऐसा क्यों? ये इनकी दुकान थी। हर गर्मी की छुट्टी में इनको विदेश रहना जरूरी था। मैंने जेएनयू से डेटा इकट्ठा किया है। इन लोगों को यहां से एक इन्विटेशन चला जाए और ये लोग यहाँ आके 2-2 महीने रहते थे। आपको ये देखना ही पड़ेगा। हम जानते हैं कि हम ऐसे प्रश्न नहीं उठाते। लोग अरे नहीं ऐसे छोटी बातें छोड़ दीजिए, आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा। अब जो स्थिति हुई है कि वो कैरेट एंड स्टिक का मामला खत्म हो गया। अब जो बात हो रही है, हमारी विरासत क्या थी, हम कौन है, इन प्रश्नों के बारे में तो ये सोचे ही नहीं और इनके लगातार खिलाफ लिखते रहे। अब ये जो लोग जानते हैं, जो पढ़े हैं, जो इन पर लिखा पढ़ी किए हैं, वो जब कहीं बैठते हैं तो इनको बड़ी परेशानी होती है। आपको करना यही होगा। देखिए, आपको मैं एक चीज, एक और उदाहरण देता हूं। आपके संसद ने एक कानून पास किया कि अगर आप किसी सरकारी नौकरी में हैं और आपके माता पिता केस करते हैं कि मेरा बच्चा मेरी देखरेख नहीं करता है, तो आपके तनख्वाह का 10% काट के उनको दिया जाएगा। जी। दशरथ के एक कहे पर राम 14 साल के लिए वनवास चले गए। ये बच्चों में जरूरत है कि नहीं फीलिंग, लेकिन वो अगर हम पढ़ाते हैं तो वो हिंदू टेक्स्ट होता है, और हिंदू एज अ रिलीजन, नॉट हिंदू एज अ प्रैक्टिस। दोनों में भेद करने की जरूरत है। देखिए, हिंदू रिलीजन नहीं है, हिंदू विचार है। उसको आप जानबूझ करके आप पढ़िए 1950 तक के साहित्य में, आप हिंदू को कभी रिलीजन से नहीं जोड़े, गुड प्रैक्टिस से जोड़े, अच्छे आचरण से जोड़े, अच्छे समाज से जोड़े, लेकिन जानबूझ के इस समुदाय ने हिंदू को एक रिलीजन बना दिया। आपको इन सब चीजों को देखना पड़ेगा कि इनका पूरा डायनामिक्स क्या था और ये कर क्या रहे थे। ये अपनी दुकान चला रहे जी, दीपक जी, ये अपनी दुकान आज की मैं हमारा दर्शकों को ये भी बता दूं कि आज का जो युवा है, उनको अगर कोई पूछे कि अरविंद घोष कौन थे, स्वामी विवेकानंद कौन थे, रामकृष्ण परमहंस कौन थे और रानी लक्ष्मीबाई कौन थे, वो बता नहीं पाएंगे। उसके कारण यही लोग हैं जो आज नेगेटिव नैरेटिव बनाते हैं। वो देश की इमेज, देश की इतिहास, इस देश का गीता, भागवत, वेद, उपनिषद कुछ भी नहीं पता था। हमारा जो देश की वीर लोग थे, जो वीरांगना थे, हमारा जो इतना 1000 साल की इतिहास, उसको तो नीचे रख दिया गया। और हमारा बच्चों को आज इन सब के बारे में पढ़ाने लग गए हैं कि कौन कौन हमारा विरासत को तोड़ा है, कौन हमारे ऊपर अटैक किया है, कौन कौन कितने हमको टर्चर किया है। यही सब बातें उनको पढ़ाने में अच्छा लगता था इतने डिकेड्स तक, और यही लोगों को आज तकलीफ हो रहा है कि देखिए। और सबसे बड़ी बात मैं आज दर्शकों को बता दूं कि अगर एजुकेशन सिस्टम में, करिकुलम में कोई परिवर्तन हो रहा है, उसके ऊपर कमेंट करने के लिए तो कोई एजुकेशनलिस्ट, आप लोग जैसे कोई शिक्षाविद तो कमेंट करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक पर्टिकुलर रिलीजन की धर्मगुरु लोगों ने आके कमेंट करते हैं और ये सैटेरिकली बोलते हैं। कल मैंने सुना कि कोई मुस्लिम कलीग्स ने कहा कि ताजमहल को जो है नरेंद्र मोदी ने बनाया, यहाँ पर ये मस्जिद को नरेंद्र मोदी ने बनाया।
और उसको ये नरेंद्र मोदी ने बना दिया, ये सब लोगों ने ऐसा कर दिया, देश को विकास के ऊपर चर्चा ना करके आपने जो है अटेंशन डाइवर्ट करके इधर से उधर अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं और कॉमन मैन परेशान हो रहा है। इस विषय को तोड़ मोड़ के इसी तरह से पेश करते हैं लोगों के सामने। और मैं ये भी कहूं कि एक सेक्शन ऑफ मीडिया है जिनका काम यही है कि उनका जो नैरेटिव से उस नैरेटिव को वो लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए आज तय किया कि कम से कम आप लोग जैसे विद्वान व्यक्ति हमारा दर्शकों के सामने इस बात को जैसा आप रख रहे हैं प्रॉपरली रखे और इस देश की युवा वर्ग और स्टूडेंट्स जाने कि ये कुछ डिलीट नहीं किया जा रहा है, जो बोझा था आपने कहा उसको कम किया जा किया जा रहा है, जो गलतियां भी किया जा रहा है। आर्थिक विकास नहीं होता है, किसी भी राष्ट्र का चारित्रिक विकास, मानसिक विकास उसके युवाओं के द्वारा होता है। सिर्फ जिसकी बात हो रही है कि विकास, हम आर्थिक विकास से ध्यान हटाने के लिए अगर सरकार कर रही है, तो एक शिक्षाविद होने के नाते मैं कहना चाहूंगी कि जो हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा में तो निश्चित रूप से एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, वो भी उस पे भी विवाद है कि आप एंशिएंट इंडिया को आपने एक समय तक बांध दिया और मॉडर्न इंडिया को एक समय तक बांध दिया, वो एक वहां पर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते भी हैं। लेकिन विद्यालयी शिक्षा में जो इतिहास है पूरी तरह से एक तरफा है। प्राचीन भारत के बारे में आप बताइए, मुझे एक चैप्टर बता दीजिए आप। प्राचीन भारत के बारे में कुछ है ही नहीं। 5000 साल के इतिहास को आप 2 पन्ने में समेटते हैं और 500 वर्षों के इतिहास पे आप 10 चैप्टर बना देते हैं, तो ये तो बैलेंस बिगड़ता है की बात है। और अगर जब उसको संतुलित करने की बात हो रही है तो इसमें विवाद करना मुझे लगता बहुत ही बुद्धिहीनता है। जिस कल्चूरियन साम्राज्य की बात, होयसल साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य की बात हो रही है, उसको आप छोड़िए। शिवाजी के बारे में कहा है, राणा प्रताप के बारे में कहा है, जो त्याग तपस्या में कहा है। मैं जब 12वीं में थी, उत्तर प्रदेश बोर्ड से मैंने किया था, प्रयाग से, उस समय इलाहाबाद में यूपी बोर्ड था, इलाहाबाद कहा जाता था उसे। पाठ्य पुस्तक की बात छोड़िए, एक सहायक पुस्तक थी फिजिक्स की, उसमें मैंने पढ़ा था कि कणाद, जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, वो भारत में कणाद ने वैशेषिक दर्शन में किया था। मेरा इतना उसमें रुचि मेरी जागृत हुई, सिर्फ वो 2 लाइन था, वो भी सरकारी किताब नहीं, जो सहायक पुस्तिका थी फिजिक्स की मोटी सी, उस पे था। मैंने उस पे शोध करना शुरू किया और मेरी जो पीएचडी की थीसिस है वो प्राचीन भारतीय विज्ञान पे है, सिग्निफिकेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन साइंसेस इन कंटेम्परेरी एजुकेशन। वो सिर्फ उस 2 लाइन पे आधारित है। तो जब 2 लाइन मुझे इतना प्रेरित कर सकती है कि जो हमारा षट दर्शन और प्राचीन भारत में जो हम उन्नत थे विज्ञान में, दर्शन में, उस पे मैं अध्ययन कर सकूं, तो क्या ये नैरेटिव नहीं है, क्या जानबूझ के हमारे विद्यार्थियों के साथ षड्यंत्र नहीं किया गया है कि अपने गौरव को, 5000 सालों के इतिहास को ना पढ़ के वो जो 500 साल का इतिहास है, और जब रैशनलाइजेशन की बात आएगी तो निश्चित रूप से 10 में से 5 तो कम से कम कटेंगे। तो अब उस पे इतना बवाल क्यों हो रहा है? आपने उस इतिहास को तो स्थान ही नहीं दिया। तो मुझे लगता है ये विवाद बिल्कुल खत्म होना चाहिए और रैशनलाइजेशन की जो परंपरा शुरू हुई है, इसको बिल्कुल आगे जारी रखना चाहिए और निष्पक्ष रूप से, निर्विवाद रूप से इसको हमें आगे करना है, राष्ट्र हित में और छात्रों के हित में। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात शरद जी आपने रखा। देश की हित के लिए जो होना चाहिए, जो एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन बेसिकली सा विद्या जा विमुक्त है, ऐसा हम पढ़ते हैं, जो हमको मुक्ति प्रदान करेंगे वो विद्या है। लेकिन ये इतने डिकेड्स में, 75 साल में इन्होंने हमारा बच्चों को ये शिक्षा दिया जो समाज को तोड़ेंगे, परिवार को तोड़ दिया, समाज को तोड़ दिया, और हमारा जो इतिहास था जिसके लिए हमारा बच्चा गर्व करना चाहिए था, वो इतिहास उनको नहीं पढ़ाने दिया। लेकिन अब समय आया है, कम से कम बच्चे इसको पढ़ने का मौका मिलेगा, और जो अनावश्यक चीजें हैं जिसको जरूरत नहीं है बच्चे का फ्यूचर में, उसको हटाया जा रहा है। लेकिन उनको तकलीफ हो रहा है, जो इस देश को बदनाम करना चाहते हैं, जो इस देश को बांटना चाहते हैं, लेकिन बदनाम दूसरों को करते हैं। और ये बात देश देख रहा है, समाज भी देख रहा है। ओम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बार बार ये सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी उससे हिंदू मुसलमान एंगल देते हुए बयानबाजी कर रही है। इरफान हबीब का कहना है
कि इससे बच्चे 200 साल का इतिहास समझ ही नहीं पाएंगे। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, आप बताइए ओम जी। नहीं, बच्चे ठीक से समझ पाएंगे और वो सही पर्सपेक्टिव में समझेंगे। देखिए अभी तो क्या है, मेरा ये मानना है कि बिल्कुल संतुलित तरीके से उस पीरियड के इतिहास को बताने की जरूरत तो है, क्योंकि अगर नहीं बताया जाएगा, मैं जो बात अभी इसके पहले कर रहा था उसको थोड़ा कंटिन्यू करूं कि क्यों मैं ये बात कह रहा हूं, और आपकी बात का उत्तर बहुत ठीक से मैं समेटने का प्रयास करूंगा इस अपनी बातचीत में। देखिए मैं आपसे बात कर रहा था कि मोहम्मद महमूद गजनवी यहाँ आता है, उसके 17 आक्रमण होते हैं, उसकी माइन्यूट डिटेल्स बताई जाती हैं, लेकिन अपने भारतीय नायक जो प्रतिरोध कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, वो छुपा लिया जाता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा, और बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। मिराते मसूदी नाम के एक ग्रंथ में इसका पूरा ठीक से विवरण है। महमूद गजनी का एक सिपाह सालार है, सैयद सालार मसूद गाजी, 1.5 लाख की सेना के साथ एक बहुत छोटा सा शासक है श्रावस्ती का सुहेल देव पर वो आक्रमण करता है। और आप शौर्य देखिए उस भारतीय शासक का, जो बहुत छोटे से क्षेत्र का शासक है, पूरी 1.5 लाख की मुस्लिम सेना का सफाया कर देता है। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी साहब, ये 1033 की घटना है। उसके बाद 1190 तक 91 तक 160 साल लगभग उनकी हिम्मत नहीं हुई कि फिर से वो भारत की ओर आंख उठा के देख सकें, लेकिन इतिहास की पुस्तकों में इस पे एक लाइन भी नहीं लिखा गया। और ये वही पीरियड था जब आसपास के बहुत सारे देशों को तलवार के दम पर इस्लामिक बनाया जा रहा था, वो भारत की ओर मुड़ के देख नहीं पा रहे थे, लेकिन हमारी इतिहास की पुस्तकों से सिरे से गायब कर दिया जाता है भारतीय शासक का इतना बड़ा शौर्य, और उसका जो जिसका इस तरह का परिणाम रहा हो। आगे चलिए, जिस मुगल पीरियड पे इतना विवाद खड़ा किया जा रहा है, इतना बवेला मचाया जा रहा है, मैं सिर्फ 2-3 प्रश्न आपके माध्यम से पूछता हूं अपने दर्शकों से कि इस देश के आदर्श बाबर हो सकते हैं क्या? अगर बाबर और राणा सांगा में चुनना है तो किसको चुनना चाहिए? बिल्कुल। देश में अकबर को महान कहे जाने का जो एक प्रपंच रचा गया, आप बताइए चित्तौड़ के किले में, और ये रिकॉर्ड पे है, ये प्राइमरी सोर्सेज में है, चित्तौड़ के किले में 30,000 जो निर्दोष जनता है उनका कत्लेआम करने वाला, जिसमें स्त्रियां और बच्चे भी शामिल हैं, उनका कत्लेआम करने वाला इस देश में महान घोषित कर दिया जाता है। और महाराणा प्रताप जैसा शूरवीर, जिसने दिवेर के युद्ध में उसी अकबर के एक रिश्तेदार को, मरते हुए रिश्तेदार को, मानवीयता देखिए दोनों की, कि एक मरते हुए उसके रिश्तेदार को वो अपने हाथ से पानी पिलाने वाला महाराणा प्रताप, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, उनकी महानता प्रश्न चिन्ह के दायरे में चली जाती है। तो ये तो बच्चों के सामने सही फैक्ट्स रखिए ना, और उनको ये समझने का मौका दीजिए। मैं मानता हूं कि उनकी उस क्रूरता, बर्बरता, उनके उस अत्याचार, अनाचार को समझना और बताया जाना जरूरी है। उनका महिमा मंडन और यशोगान जो किया गया था वो नितांत अनुचित था। आप एनसीईआरटी की पुरानी किताबें उठाइए, देखिए उसमें मतलब यहीं से शुरुआत होती है मुगलों के बारे में कि साहब वो तो मंगोलों और जो चंगेज खान, इसके वंशज थे। इन 2 महान रेसेस के, 2 महान शक्तियों के वो वंशज थे। वहां से शुरू होता है। उसके बाद इतना अनर्गल प्रलाप कि जैसे वो ना आए होते तो हमें शायद प्रशासन करना नहीं आता था भारतीय शासकों को। मतलब आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को ठीक तरीके से खंगालिए, देखिए कि क्या जबरदस्त, जिसका जिक्र अभी प्रोफेसर शर्मा मैम कर रही थी, सरोज शर्मा मैम, कि जो प्राचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उत्कर्ष था, आप उसको देखिए, उस तरह की शासन प्रणाली का उत्कर्ष देखिए। राजनीति की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसके तह तक जाकर देखिए। एक बार आप इन सब चीजों से जब हम गुजरते हैं तो कहीं कोई पैरेलल चीज मिलती नहीं हमें, लेकिन इतना रॉन्ग नैरेटिव, इतना फॉल्ट नैरेटिव, ऐसा बुरा विमर्श खड़ा किया गया इस देश में, अगर उसको आज ठीक करने की कवायद हो रही है तो इतना दर्द क्यों हो रहा है समझ में नहीं आता। बिल्कुल ओम जी, आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा कि एक नैरेटिव्स को सही किया जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि जिसको सर के बल खड़ा कर दिया गया था उसको पैर के बल खड़ा करने का प्रयास हो रहा है, तो ये बड़ा शुभ प्रयास है। चंद्रभूषण जी, ये एनसीईआरटी का जो निर्देशक है, सबसे जरूरी बात जो बात कही है वो यह है कि कौन कब राजा बना, इससे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि
उस राजा की नीतियां क्या रही, उससे सामाजिक हित के कौन से काम किए हैं जिससे वर्तमान समय में उससे प्रेरणा ली जा सके, हमारा बच्चे उससे प्रेरणा ले सके। उनकी इस बातों में गलत क्या लग रहा है इनको चंद्रभूषण जी, जो ये इतना बरबराते रहे? देखिए दीपक जी, शिक्षा का क्या फायदा है? शिक्षा हमको एक आइडेंटिटी देती है, हमको एक पहचान देती है, और जो हमारी पहचान बनती है उसी के आधार पर हम अपने को कहीं प्रस्तुत करते हैं। कल किसी जगह किसी ने कहा कि देखिए साहब, दुनिया के सब बड़े कंपनियों का आज सीईओ भारतीय है। मुझे ताज्जुब हुआ उनके स्टेटमेंट पर। हम दुनिया के 18% आबादी हैं, 10-12 कंपनियों का हेड हमारा अगर स्टूडेंट हो गया तो हमको गर्व करना है, या जो अभी भी इतने लोग विद्यालयों से बाहर हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं उस पर शर्म करने की जरूरत है। तो हमने जो परोसा है वो बहुत गलत परोसा है। आप जी, मैं 2-3 सलाह भी देना चाहूंगा आपके इस चर्चा के माध्यम से। जी देखिए, एक 2-3 चीजें ये हैं कि हमारी आइडेंटिटी बनती है, इसलिए बच्चों को सही इतिहास और हमारा सही परिचय देने की जरूरत है। हमने कई प्लेटफॉर्म पर पूछा है बच्चों से, बड़ों वयस्कों से, सबसे पहले हवाई जहाज किसने उड़ाया था? इनवेरिएबली जो जवाब आता है वो राइट ब्रदर्स है। ये गलत है। टडपले ने सबसे पहले बॉम्बे चौपाटी पर हवाई जहाज उड़ाया था, और भारद्वाज का पूरा लिटरेचर इस पर है कि हम कितना आगे थे एरोनॉटिक्स में, मेटलर्जी में, साइंस में, जैसा भी सरोज जी ने कहा। इसका फायदा क्या है? जब हम कहीं भी जाते हैं हम गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं, और उसका फायदा देश को होता है। मैं आपको बताऊं कि इंग्लैंड की किताबों में यह लिखा हुआ है, इनके टेक्स्ट बुक में, कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमारी अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो गई कि हम इतने सारे देशों को और मदद नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम वहां से निकल के आए। भारत में उसमें एक देश था। ये कितना बड़ा झूठ है। लेकिन तो ब्रिटिश आइडेंटिटी है, जो ब्रिटिश बच्चा है, ब्रिटिश एडल्ट है, वो इस पर गर्व करता है कि हमने दुनिया में संस्कृति पहुंचाई है, हमारे पूर्वज जाकर के भारत में इतने लोगों का भला किए हैं। उनको ये पता ही नहीं है को कितना लूट मार किए। वो लुटेरे थे। क्लाइव क्या था? क्लाइव एक समय में ब्रिटेन का सेकंड रिचेस्ट पर्सन इसलिए था, मेरे सामने किताब रखी है द एनार्की बाय डालरम्पल, जरा पढ़िए इस किताब को, क्या लिखता है कि भारत को लूट लूट के इंग्लैंड का सेकंड रिचेस्ट पर्सन क्लाइव बन गया था। ये बताते नहीं है अपने बच्चों को। हम क्यों अपने बच्चों को बताएं कि दुनिया में हम सबसे आगे साइंस में थे, टेक्नोलॉजी में थे, आर्ट्स एंड कल्चर में थे। जितने अच्छा कपड़ा हम बनाते थे, जितना अच्छा डांस हम करते थे, जितना अच्छा साहित्य हम देते थे, दुनिया में कोई नहीं करता है। लेकिन एक प्रश्न और उठेगा। मैंने ये काफी फैक्ट जो आपको दिया, वो शशि थरूर की एक बड़ी अच्छी किताब है द इनग्लोरियस एम्पायर। उसमें शशि थरूर ये सब बातें लिखते तो हैं, लेकिन भारत के जब शिक्षा मंत्री बनते हैं तो एक भी चीज नहीं बदला उन्होंने, क्योंकि अगर वो बदल देते तो वेस्ट में एक्सेप्ट नहीं किए जाते, और एक्सेप्ट तो वेस्ट में किया जाना है हमको। जहां से मैं प्रश्न उठाया था वही जुड़े हुए हैं शशि थरूर जी, इसीलिए वो इस बात को नहीं कर पा रहे हैं। तो शशि थरूर जी किताब में लिख के किताब तो बेचते हैं, पैसा तो कमाते हैं, लेकिन जब भारत के मंत्री बनते हैं तो विद्यालय शिक्षा में कुछ भी नहीं बदला उन्होंने। ये कैसी बेईमानी है, कैसी बेईमानी है। मैं पुनः बधाई देना चाहूंगा आज के मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को कि उन्होंने पूरा स्वायत्तता दी है एनसीईआरटी को कि बदलो, जो भी बदलना है, जो सही है वो करो। ये पहले कभी नहीं हुआ है और कभी होगा। मैं आप लोगों को यह भी बता दूं, केवल एजुकेशन ही नहीं है, इस देश को बदनाम करने के लिए, इस देश को बेचने के लिए, इस देश की गौरवपूर्ण इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करने के लिए इन लोगों ने हर तरह से कोशिश किया है। अभी हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया था, बीबीसी का रिपोर्ट आया था, आप लोगों ने देखा होगा। और मैं हमारे दर्शकों को ये बता दूं, इतने अभी 75 साल में हमारा आज भी जो बच्चा है जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, उसको अगर मैं आपको सच बताता हूँ, अगर किसी को पूछा जाता है कि भाई देश का हीरो कौन है, वो ये जवाब देता है कि ये सलमान खान है, या वो खान है, या वो खान है, या संजय दत्त है, या आमिर खान है।
कोई ये नहीं बताएगा कि इस देश का हीरो भगत सिंह है, इस देश का हीरो महाराणा प्रताप है। ये हमारा हालत हुई है। और ये देश को ये नैरेटिव बनाने के लिए इन्होंने अपना स्वार्थ को बड़ा सोचा। देश इनके लिए प्रायोरिटी कभी नहीं रहा, सेल्फ इनके लिए फर्स्ट रहा, देश इनके लिए लास्ट प्रायोरिटी रहा, जिसकी वजह से आज हमारा एजुकेशन सिस्टम, करिकुलम इस हालत में आ पहुंचा था। और जब नरेंद्र मोदी जी इस देश की प्रधानमंत्री बने, उसके बाद 2014 के बाद धीरे धीरे सिस्टम चेंज हुई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया और जाके यहां तक बात पहुंची है। तो आज समय हो गया है हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमारा समय प्रबुद्ध जो पैनलिस्ट है डॉक्टर सरोज शर्मा मैडम जी, आपको बहुत बहुत आभार है हम। डॉक्टर ओम उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत आभार। प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। आप सबने जोड़ा हमारे सामने, आपने सही बात रखा, ये सबसे बड़ी बात है। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।